हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे CFI में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सम मोर मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज में, जिसमें सारे इंडेस हम रिवाइज करेंगे करके इंडेस 2 इन्वेंट्री। बहुत सारे इंडेस इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। सबसे सही तरीका देखने का यूट्यूब, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो फास्ट की ऐप पर जाइए। नोट्स जो दिख रहे हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन जिस दिन ये वीडियो शेयर किया जाएगा उसके बाद अवेलेबल किए जाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। शुरुआत करते हैं। इंडेस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अपने आप में एक एवरेज इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, हर ऑल्टरनेट में आता है, ऐसा आप कह सकते हो। इन्वेंट्रीज के लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाने का पर्पस क्या है, आप यूं समझ लो कंसेप्चुअली ये एक तरह से एक प्रीपेड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट जैसा एडजस्टमेंट है। आपने मोबाइल में 5,000 रुपए का एक रिचार्ज डलवा दिया जनवरी महीने में, विच वॉज लेट्स से 5,000 पर मंथ, और 3 महीने पूरे होने के बाद अभी भी 3,500 का बैलेंस बाकी है। इस साल के टेक्निकली अगर ये मटेरियल है आपके लिए अमाउंट, तो खर्चा आप बुक करेंगे 1,500, या यूँ कह लीजिए कि आप पहले 5,000 पूरा खर्चा बुक करेंगे रिचार्ज कराते समय, और ईयर एंड पे देखेंगे बैलेंस कितना बचा है आफ्टर कंज्यूमिंग 3 मंथ सर्विस एंड वैल्यू एडेड सर्विस एंड अदर स्टफ। तो आपने देखा 3,500 का बैलेंस बाकी है, तो यू विल देन पास अ जर्नल एंट्री ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस और प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस टू एक्सपेंस। इससे आपका इस साल का एक्सपेंस जो पहले आपने 5,000 ग्रॉसली बुक कर दिया था, अब उसे करेक्ट करके 1,500 बुक कर देंगे और 3,500 का आप असेट क्रिएट कर देंगे। अब ये रिचार्ज कराने के लिए हो सकता है कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रैवल करके कहीं गए और 5,000 का रिचार्ज कराने के लिए 200 रुपए की आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। क्या उस 200 रुपए का भी आप 70% जो आपने प्रीपेड बुक किया है खर्चे का, उस 200 का 70% भी क्या आप प्रीपेड बुक करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो खर्चा तो हो गया, एक तरह से संक कॉस्ट है। बट वो खर्चा करने के कारण क्या था उसका? टेलीफोन रिचार्ज कराना। तो टेक्निकली आप ये भी कह सकते थे कि भाई हमारा टेलीफोन एक्सपेंसिव 50 to 100, और अभी हमने कंज्यूम किया 30%, 70% बाकी है, तो अकॉर्डिंगली हम प्रीपेड बुक करेंगे। पर हमें पता है हम ऐसा नहीं करते। सिमिलरली आपने रिचार्ज पहले करा लिया 31 मार्च पे, सपोज वही रिचार्ज जो आपने 5,000 का 10 महीने के लिए लमसम पे करके कराया था, वही अब 400 पर मंथ पर अवेलेबल है, यानी रिमेनिंग 7 मंथ्स का 2,800 पे अवेलेबल है, जबकि आप 3,500 दे चुके हैं। तो क्या जो आपने 700 रुपीज ज्यादा दे दिए, इसे अब आपको राइट ऑफ अभी कर देना चाहिए एज अ लॉस ऑफ? शायद आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन यही चीज अगर इन्वेंट्री के साथ होती कि आपने 5 करोड़ की इन्वेंट्री परचेज की है, जिसमें से 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री सेल हो गई है और 3.5 करोड़ की बाकी है, तो आप ईयर एंड पे उसे 3.5 करोड़ जो आपने परचेज पहले पूरी बुक कर दी थी उसको कम करके, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करके इन्वेंट्री एसेट दिखाएंगे। प्लस इसके अलावा आपने जो खर्चे उस इन्वेंट्री को लाने के लिए किए हैं वो भी आप इन सब में ऐड करेंगे और इन्वेंट्री की वैल्यू उतने से बढ़ाएंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतने से कम करेंगे, यानी वो भी एक तरह से कैरी फॉरवर्ड होगी। और अगर इसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो उस केस में आप इसे रिड्यूस्ड मार्केट वैल्यू, जिसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, उतने पर लेके आएंगे, ताकि एक तरह से इस साल खर्चा ज्यादा बुक हो जाए क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है। तो ये करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस और अ स्टैंडर्ड और अ रूल, एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंडेस 2, which principally talks about only one thing, which is a valuation of inventory, and relating to valuation of inventory your impact on the cost of goods sold which you are going to book in your books। और इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना चाहिए? सिंपली कॉस्ट और एनआरवी whichever is less। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो पूरा मैंने समझाया, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस बट फॉर इन्वेंट्री। दैट इज व्हाई इन्वेंट्री को डिफाइन किया गया है दैट इन्वेंट्री वुड इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल, एंड इवन स्टोर्स एंड स्पेयर्स और मटेरियल्स और सप्लाईज विच आर टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यार स्पेयर पार्ट की लाइफ अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर वो पीपी है, मशीन स्पेयर्स की लाइफ अप टू 12 मंथ है तो वो इन्वेंट्री है। इन इन्वेंट्री को मेजर करना होता है हमें कॉस्ट और एनआरवी whichever is less। व्हाट इज एनआरवी? तो ध्यान रखना है फेयर वैल्यू और एनआरवी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं गोलगप्पे बेचता हूं तो मार्केट में एक गोलगप्पा पानी के साथ 5 रुपए में बिकता है, पर मैं मॉल में बेचता हूं, हो सकता है वहां 50 में बिकता हूं। फेयर वैल्यू एक मार्केट प्राइस है कि आमतौर पे ऐसी चीजें मार्केट में कितने में बिकती है, whereas सेलिंग प्राइस एंटिटी की सेलिंग प्राइस है कि एंटिटी उन चीजों को कितने में बेचता है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सा, अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन,
अगर मैं होलसेलर हूं तो मेरे लिए इसकी सेलिंग प्राइस अलग होगी, रिटेलर हूं तो इसकी सेलिंग प्राइस मेरे लिए अलग होगी। दोनों ही केस में अगर मैं मार्केट वैल्यू देखने जाऊं तो वो एक ही होगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, whereas net realizable value is seen from the seller's point of view as to at what price is the seller expected to sell this price. So it is not a market driven price, but it is based on the seller's own business. And that is why the term which is used here in the standard is not a fair value. It is net realizable value, which is selling price minus the selling cost. Selling cost में directly attributable selling cost minus होगी, यानी कि वो खर्चे जो नहीं लगते अगर सेल नहीं होती, which could include GST or taxes or commission on sales, even freight outwards. Work in progress है तो selling cost would also include cost to make the asset ready to its condition and location where we are basically selling it. तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चे भी माइनस किए जाएंगे सेलिंग प्राइस या एनआरवी निकालने के लिए। तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों में जो भी कम है उस पर मेजर किया जाएगा। ये स्टैंडर्ड किस पे लगेगा? सारी इन्वेंट्री इस पे लगेगा, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप डीलिंग करते हो, शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली 109 लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए हार्वेस्ट कर देने तक उसकी अकाउंटिंग कवर होगी इंड एस 41 में। एक बार हार्वेस्ट कर दिया तो उस दिन की जो उसकी नेट फेयर वैल्यू होती है वो उसकी डीम्ड कॉस्ट हो जाती है इंड एस 2 में, और उसके बाद से फिर उसके ऊपर इंड एस 2 एप्लीकेबल होता है। यानी कि हार्वेस्ट के बाद से इंड एस 2 की एप्लीकेशन है, अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इंड एस 2 इज नॉट एप्लीकेबल। 1 साल से ज्यादा के स्पेयर पार्ट्स इंड एस 2 में नहीं, पीपी में कवर होंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, जिसका मतलब है कि एक सीए जैसे कि ऑडिट करता है, हो सकता है इस साल को खत्म होते होते आधा ऑडिट हुआ और आधा बाकी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कहलाएगा। ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस प्रोवाइडर्स की वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री की जगह कॉन्ट्रैक्ट असेट है कि आधा काम हो गया है तो मैं उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा और उतने से मैं अपने बुक्स में कस्टमर बुक करूंगा, तो ये 115 में डील होगा, तो इंड एस 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। रियल एस्टेट बिल्डर्स या डीलर्स के ऊपर इंड एस 2 लगेगा, पर अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हो तो फिर उस केस में इंड एस 115 लगेगा। तो मैं बिल्ड करके बेच रहा हूँ, इन्वेंट्री रख रहा हूँ, इंड एस 2, और मैं किसी और के लिए बिल्ड करता हूं उसकी इन्वेंट्री, तो मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरी अकाउंटिंग 115 में होगी। अगर आप कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स हैं, जिसका मतलब गोल्ड खरीदते बेचते हैं आप, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप नेट सेटलमेंट यूज नहीं कर रहे हो, खरीदते हो, होल्ड करते हो, फिर बेचते हो, पर आपका मेन बिजनेस ही यही है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का शायद स्टैंडर्ड ना लगे, तो क्या इंड एस 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो अगर आप अपनी इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसी एंटिटीज जो ट्रेडिंग एक्टिवली करती है वो नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करती है, अगर वो आप एज अ प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हो तो फिर इस केस में आप इंड एस 2 के मेजरमेंट प्रिंसिपल्स मत लगाना, बाकी इंड एस लगा दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो, तो फिर आपको इस इंड एस 2 के मेजरमेंट प्रिंसिपल लगाना पड़ेंगे। सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हार्वेस्ट करने के बाद इन्वेंट्री को एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस नेट फेयर वैल्यू पे ही रिमेजर करते रहते। तो नॉर्मली आप ये कहोगे कि किसी की इंडस्ट्री प्रैक्टिस अगर उसकी इन्वेंट्री को नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करने के लिए कहती है तो इंड एस 2 मत लगाना, अदरवाइज उन एंटिटीज के ऊपर भी उनकी इन्वेंट्री पे इंड एस 2 लगेगा। फर्क क्या होगा नेट फेयर वैल्यू और इंड एस 2 में? यहाँ पे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं इंड एस 2 में, जबकि नेट फेयर वैल्यू का मतलब हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट उसे नेट फेयर वैल्यू जो मार्केट ड्रिवन प्राइस है उस पर मेजर करते हैं। मेजरमेंट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होगा, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज में सारे के सारे आपके परचेज प्राइस के साथ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, कोई भी आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिला है, इवन कैश डिस्काउंट, सब माइनस कर दो। रिकवरेबल टैक्सेस, तो कभी क्वेश्चन आए कि कॉम्पोजिशन डीलर ने परचेज किया जीएसटी पे करके, तो उसके लिए रिकवरेबल नहीं है, तो कॉस्ट का पार्ट होगा। नॉन रिकवरेबल टैक्सेस ऐड होंगे, रिकवरेबल नहीं होंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह तरह की, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, इनवर्ट चार्जेस जो भी ऐड हो जाएंगे। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कोई भी अलोकेटेड ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस फैक्ट्री में आपका वर्कमैन है जिसे आप पीस रेट से वेजेस पे करते हो, जितना माल बनाएगा उतनी वेजेस, तो वो डायरेक्ट लेबर है। पर उसका सुपरवाइजर, फोरमैन, उसका प्रोडक्शन मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये सब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्शन फैक्ट्री से रिलेटेड इनकी सैलरी के खर्चे है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट है। ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाते हैं, यानी ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ध्यान रखना, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड करना है।
तो हम ये नहीं सोचते कि भैया ये जो हमारा फैक्ट्री मैनेजर है ये तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली बना ही नहीं रहा है, उसका हाथ लग ही नहीं रहा है। जिन चीज़ों का डायरेक्ट हाथ लग रहा है वो जो आउटपुट जो हम बना रहे हैं उनमें डायरेक्टली यूज हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। But inventory is not measured at prime cost, direct cost. It is measured basically at cost of production, which will also include other expense. यानी कि फैक्ट्री का रेंट, उसके कैंटीन का खर्चा, उसके गार्डन का खर्चा, नॉट जस्ट दैट, वॉचमैन की तनख्वाह, प्रोडक्शन मैनेजर की तनख्वाह, फैक्ट्री मैनेजर की तनख्वाह, फैक्ट्री का सेपरेट अकाउंटेंट है तो उसकी तनख्वाह, ये सब ओवरहेड्स है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता यानी फैक्ट्री नहीं होती तो ये सारे खर्चे नहीं लगते। वो सारे के सारे खर्चे आपको क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट मानना है, और ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किए जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग, इसे एक सिस्टमैटिक बेसिस पे एलोकेट किया जाए। बाकी जब तक इन्वेंट्री उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पर लाई जाती है वहां तक की कॉस्ट ही ऐड होगी। तो अगर मैं एक आइसक्रीम की रिटेल शॉप चलाता हूं और मेरे पास लेट्स से हैवमोर की आइसक्रीम आई, मैंने गोडाउन में रखी है और उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा है ताकि आइसक्रीम रहे, शेक ना बन जाए। इनफैक्ट जब तक बेचूंगा नहीं तब तक उसका प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज होएगा, तो क्या ये स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी अपनी लोकेशन पे आ चुकी। भले ये खर्चा नहीं करते तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाती, खत्म हो जाती, पर ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये इन्वेंट्री को उसकी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, और इन्वेंट्री ऑलरेडी आपके सेल्स पॉइंट पर आ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिनिश गुड्स का गोडाउन रेंट फिनिश गुड्स को रखने के लिए जरूरी है, नहीं है। क्या वो गोडाउन रेंट इन्वेंट्री इसकी कंडीशन में आने के बाद इनकर हुआ है? अगर ऐसा है तो वो ऐड नहीं होगा, वेदर और नॉट इट इज एसेंशियल और इट इज वॉलंटरी। क्यों? क्योंकि आप इन्वेंट्री बेच नहीं पाए इसलिए आपको ये खर्चा करना पड़ रहा है जब तक बेच नहीं पाते हो, ना कि इन्वेंट्री को बनाने के लिए। इसके लिए फिनिश गुड्स की स्टोरेज कॉस्ट यूजुअली ऐड नहीं होगी। अब नॉर्मल कॉस्ट कोई भी लगी है, कोई लॉस हो गया है, कोई लॉस बाय फायर हो गया है, कोई थेफ्ट हो गई है, नहीं होगी। कोई भी जनरल एडमिन ओवरहेड की आप प्रोडक्शन पूरा का पूरा फैक्ट्री बंद कर दे फिर भी लग रहा है तो वो खर्चे जनरल एडमिन ओवरहेड है, वो ऐड नहीं होंगे। सेलिंग कॉस्ट कभी ऐड नहीं होगी। रिसर्च की कॉस्ट अनलेस स्पेसिफिकली कस्टमर के कहने पे मैंने रिसर्च की और वो रिम्बर्सेबल है, अदरवाइज ऐड नहीं होगी। बोरोइंग कॉस्ट इंड 23 बोलेगा तो ये ऐड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हो सकता है फैक्ट्री का रेंट आप लमसम पे करते हो और कई सारे यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो आपको अलोकेट करने के लिए एक बेसिक लॉजिक यूज करना है कि आपको ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए आप फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर लेंगे। तो अगर हमारे सपोज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 100 करोड़ से और हम एवरेज 1 करोड़ का प्रोडक्शन हर साल करते हैं, तो इसका मतलब पर यूनिट 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है। अब इस साल मैंने 1 करोड़ की बजाय 50 लाख का ही किया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे इस साल के पर यूनिट कॉस्ट डबल हो गई है। रादर वो जो एक्सेस लॉस हो गया है, क्यों? क्योंकि मेरे ओवरहेड फिक्स थे। क्या बोला, 100 करोड़ का मेरा खर्चा है और 1 करोड़ का मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है। अब सपोज 100 करोड़ के खर्चे में इस साल नॉर्मल प्रोडक्शन 50 लाख ही हुआ, तो मैं यहाँ पे 100 पर यूनिट मानता था। क्या मैं उसे 200 पर यूनिट कर दूं? द आंसर इज नहीं। अब अभी भी नॉर्मल प्रोडक्शन अगर आपका 1 करोड़ है तो आप यहाँ पे भी 1 करोड़ लेंगे, यानी 100 पर यूनिट ही आप इन्वेंट्री कॉस्ट मानोगे। तो अगर पूरी 50 लाख की इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में, तो भी क्या होगा, सिर्फ 50 लाख उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, बचाओ 50 लाख खर्चा बुक करना होगा, क्योंकि आपने इस साल प्रोडक्शन कम किया तो एक तरह का लॉस हो गया। हाँ, पर सपोज आपने इस साल प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही कर लिया और आपने 1.25 करोड़ नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, जो कि पॉसिबल है, देन डेफिनेटली आपकी पर यूनिट कॉस्ट ही 80 रुपये है। तो आप उतना ही ऐड करोगे, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट से ज़्यादा हम कभी ऐड नहीं करेंगे। अगर एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इंटेंशन क्या है। जैसे कि हम उसको बुलाने के लिए गए और मस्त सुहाना मौसम था, घर के बाहर खड़े हुए और हॉर्न बजाया 1 2 3 1 2 3, ये उसने हमें कोड दे रखा है, किसी और को 1 2 2 दिया होगा। वो बाहर आई, हमने बोला सुहाना मौसम है चलो, उसने बोला अरे इतने हॉर्न मत बजाया करो, घर पे सब सुन लेते। हमने बोला अरे जल्दी चलो, और हुआ वही आई और उसके साथ में उसका छोटा भाई आ गया। उसने बोला अरे हम भी चलेंगे। हमने बोला अबे ओए बंटी तू बैठ। उसने बोला नहीं चलेंगे, नहीं तो दीदी को भी नहीं जाने देंगे। ऐसे भी मम्मी आवाज दे के पूछ रही दीदी का है। ये हो गया बाय प्रोडक्ट, आपने बुलाया नहीं उसको फिर भी आ गया। पर सपोज इसी की बजाय आप ऐसे ही गए और आपने ऐसे ही हॉर्न बजाया और वो आई और साथ में उसने आपसे पूछा कि यार मेरी यूएस से एक कजन आई हुई है, तुम बुरा ना मानो तो क्या उसे भी ले लूं। और जब उसको वो लेकर आई, जब हमने कहा हाँ ले ले, और वो जब आई तो उसको देख के तो हमारी वाली बाय प्रोडक्ट लग रही है। सॉरी ऐसा नहीं बोलते। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वो भी अनइंटेंशनल थी, पर आप उसे बाय प्रोडक्ट का दर्जा नहीं दे रहे हो, जैसा आप बंटी उसके छोटे भाई को दे रहे हो। इंटेंशन डजंट मैटर्स, मटीरियलिटी मैटर्स। मैं सोयाबीन को प्रोसेस करके उसका तेल निकाल रहा हूँ और उसका जो सॉलिड वेस्ट बच गया है उसे मैं मार्केट में बेच के पैसे कमा सकता हूँ, और जितने का तेल निकला उससे ज्यादा में तो वेस्ट बिकता है। तो
भले ही मेरा इंटेंशन तेल का था ये बाय प्रोडक्ट दिखने में होगा, पर इंडेस की नज़रों में ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ना कि बाय प्रोडक्ट, क्योंकि मटीरियल है. So when from one production process more than one products are created, if the value of each product is significant, they are joint products. If the value is insignificant, it is byproduct. Byproduct is measured at NRV. तो पैकेजेस और एमडीज पे भी ये रूल लगता है, जिसका मतलब है कि आपने कोई मशीन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑयल खरीदा, उसका कैन बच गया और ऑयल यूज कर लिया आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसका जो कैन है आप उसे बेचोगे तो वो आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दे देगा. तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में जितने कैन रखे हुए हैं वो सब आप एनआरवी पे मेजर करें. तो एनआरवी पे मेजर करके आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑयल का कैन 5000 में खरीदा और उसका जो खाली कैन है वो 50 रुपये में बिकता है, तो आप मानिए कि आपके ऑयल की कॉस्ट 4950 है और बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 है. एक्चुअल में वो 50 उसकी एनआरवी है, जिसको मैंने कॉस्ट मान लिया, विच इज ओके. तो बाई प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम किया जाएगा एनआरवी पे. अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसे आप अलोकेट करोगे जॉइंट प्रोडक्ट पे. Using any proper basis of costing, the most common basis used is split of point costing. Split of point costing का usually मतलब क्या होगा कि जहां पर वो दोनों प्रोडक्ट निकले हैं, जैसे ही मैंने प्रोसेस किया सोयाबीन को तो तेल निकला और वेस्ट बच गया, तो उस स्टेज पे इन दोनों की जो फेयर वैल्यू है उसे कंपेयर करके टोटल कॉस्ट को अलोकेट कर दिया जाएगा. सपोज ऑयल अभी नहीं बिकेगा, प्रोसेस होकर बिकेगा, तो उसकी फेयर वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग है, तो उसकी फेयर वैल्यू में से प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके उसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे फेयर वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लीजिए. कॉस्टिंग का फंडामेंट. हो सकता है कुछ केसेस में आप कॉस्ट ना निकाल पाए, तो आपको टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट यूज करना पड़ेगी. तो जैसे एक होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड देन वी ऑल्सो हैव मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. अब इसमें क्या कहानी है समझिए. सबसे पहले अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करें तो उसमें आपके पास फीफो और वेटेड एवरेज का ऑप्शन है, नो अदर ऑप्शन. नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉस्ट निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में क्या होता है, आई हैव फैक्ट्री विच इज मेकिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें 1000 तरह की अलग अलग दवाइयाँ बनती है, कोई 2 mg कोई 5 mg, सबके अलग अलग कॉम्पोजिशन है और एक ही मटीरियल कई सारी दवाइयों में यूज होता है. तो हर दवाई का स्टॉक का उसका कॉस्ट निकालना मुश्किल है. तो या तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक लगा लो या रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड लगा लो. यानी कि हमें मालूम है एवरेज दवाई के ऊपर हम 80% मार्जिन कमाते हैं एमआरपी पे, तो जो भी दवाई की मार्केट वैल्यू है उस पर 80% माइनस करके कॉस्ट निकाल लीजिए. ये एक्सेप्टेबल है अगर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लें और इसे पीरियडिकली रिव्यू करते रहें, यानी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है. अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सब रूल काम नहीं आएंगे. फिर जो इन्वेंट्री में बचा है, आपने 10 पेंटिंग खरीदी है, कहाँ से, तो सुदबेस के ऑक्शन से आपने पेंटिंग खरीदी, आप उसे रीसेल करते हो, तो ये जो आपके पास 10 पेंटिंग रखी है इसमें से आपने 5 बेच दी है, तो जो 5 बची आप ये नहीं मानोगे आखिरी वाली होगी फीफो. ये एवरेज कॉस्ट ले लो, इनकी एक्चुअल जो कॉस्ट आपने पे करी उसी पे आप इसे मेजर करोगे. नॉन चेंजेबल इन्वेंट्री में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है. सिमिलरली अगर कोई इन्वेंट्री सेग्रीगेट कर दी है कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर भी यही वाला रूल एप्लीकेबल. सीधी सी बात है, पड़ोस के घर में शर्मा जी की 10 लड़कियां हैं, 8 की शादी हो गई, हम गए, हमने बोला भाई हमारे लिए कोई बची है क्या, उन्होंने बोला हाँ 2 बाकी. हमने बोला कौन सी वाली, वो ये थोड़े बोलेंगे फीफो लगा ले. ऐसे होना वही चाहिए, पर हो सकता है सबसे छोटी वाली सबसे पहले ही चली गई हो, तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगेगा. वो बताएंगे कि भैया देख 7 नंबर और 9 नंबर बाकी है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू. Net realizable value is the entity's estimate of selling price. While making such estimate, you have to assume कि आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट किस प्राइस पर बिकेगी. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, ध्यान से सुनिएगा. इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड है. इनफैक्ट इंडेस 10 के रेफरेंस में अगर आपके पास स्टॉक में, लेट्स से आप मोबाइल फोन में डील करते हो और आपके पास ईयर एंड पे ऐसे 1000 फोन रखे हुए हैं और आपको लगता है ये 1000 फोन बेचने में आपको 3 महीने लगेंगे, तो अगले महीने जो ये फोन बिकेंगे ये बिकेंगे 10,000 में, उसके बाद ये बिकेंगे 9500 में, और उसके बाद तो इसको 8500 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ सब प्राइस गिरती है. तो आपको एस्टिमेट करना है कि अगले महीने जो बिकेंगे कितने में, उसके बाद कितने में, उसके बाद कितने में, वो इसकी एनआरवी है. और सपोज बैलेंस शीट फाइनलाइज होते होते आपने देखा कि इसका कोई नया प्रोडक्ट आ गया है जिस कारण से इसकी वैल्यू एकदम से गिर के 1000 रुपये और कम हो गई है, तो आप अपने एस्टिमेट को भी चेंज करोगे. बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट डेट, बट वी आर एस्टिमेटिंग कि हमारी इन्वेंट्री को कितने पे बेच पाएंगे नेट ऑफ सेलिंग कॉस्ट. तो ये आपको कंसिडर करना है, ध्यान रखना है. इन्वेंट्री को इन्वेंट्री वाइज राइट डाउन करना होगा, यानी कि आपके पास 3 अलग अलग फिनिश गुड्स है, तो हर फिनिश गुड्स में आपको चेक करना है कॉस्ट और एनआरवी कितने, दोनों में क्या कम है, सबको कंबाइन नहीं करना. पोर्टफोलियो एप्लीकेशन तभी सही है जब आपकी पूरी इन्वेंट्री आप एक पोर्टफोलियो में ही मैनेज करते हो.
यानी मैं इंडिविजुअल इन्वेंट्री सेल ही नहीं करता हूँ, एक सेट ऑफ इन्वेंट्री को ही प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि लेस कंपनी है, उसके अलग अलग तरह के ब्रांड्स के चिप्स हैं या हाफ टेस्ट के चिप है, और वो जब भी चिप्स देता है तो वो ये नहीं बोलता है कि भैया आप क्रीम ओनियन या लेट्स से फॉर एग्जांपल टोमेटो और मसाला अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो। हम तो सेल करेंगे तो सबके आपके पास क्या आएंगे, फिक्स है कि आपको सारे के सारे जितने भी तरह के इक्वल क्वांटिटीज में सारे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए पोर्टफोलियो एप्लीकेशन ठीक है, अदरवाइज हम इसके यूज का कीपिंग यूनिट पे इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन करेंगे। अब एक प्रॉब्लम आती है बेसिकली रॉ मटेरियल्स के केस में। सपोज हमारी कंपनी का काम है सिल्क की साड़ियां बेचना, जिसके लिए हमने खरीदा है सिल्क। साड़ी बन गई तो हम उसकी कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करके दोनों में कम है उस पर वैल्यू कर लेंगे, पर अभी मेरे पास सिल्क रखा है, साड़ी बनना बाकी है। सिल्क मैंने लेट्स से खरीदा 100 रुपए पे, और ईयर एंड पे उस सिल्क की वैल्यू गिर के हो गई लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 रुपए। उसको साड़ी बनाने में 100 रुपए का खर्चा और लगेगा, तो टोटल 200 रुपए में सिल्क की साड़ी तैयार हो जाएगी, जिसको मैं मार्केट में 1000 रुपए में बेचूंगा। मार्केट में सिल्क की प्राइस कम हो गई है, फिर भी मैं उसे 900-1000 रुपए में तो आराम से बेच पाऊंगा। तो आपने जो इन्वेंट्री खरीदी थी 100 रुपए पे, उसे बेचने जाओगे तो शायद 80 मिलेंगे, या वैसे ही खरीदने जाओगे तो 80 मिलेंगे। तो क्या इसे 80 पे लाने की जरूरत है? नहीं। इंडेक्स कहता है कि अगर आपने इन्वेंट्री रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस की रखी है, तो रॉ मटेरियल्स के केस में, सप्लाईज के केस में आपकी इन्वेंट्री में आप ये सोचो कि क्या फिनिश गुड जिसमें वो यूज होंगे वो लॉस में बिकने की उम्मीद है क्या? क्योंकि एनआरवी की डेफिनेशन ही क्या है, फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीशन। तो मेरे फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? लेट्स से 900 रुपए, कॉस्ट टू कंप्लीशन कितनी है? 100। तो इस तरह से नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल की कितनी होगी? 900 माइनस 100 800, जबकि खरीदा कितने पे? 100। तो अभी भी कोई लॉस नहीं है, तो आपको इसे 100 कॉस्ट पे बुक करना है, एनआरवी पे नहीं लाना है। पर सपोज मैंने कॉटन खरीदा, उससे मैं लेट्स से शर्ट बना के बेचता हूँ। मैंने 1000 रुपए का कॉटन खरीदा, जिसको प्रोसेस करने में 500 रुपए लगेंगे। 1500 रुपए से बना के मैं शर्ट बना के बेचूंगा जो 2500 में बिकता है। पर अभी काफी मार्केट में डिक्लाइन है हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी की गुडविल वगैरह में काफी इंपैक्ट है। तो वो जो शर्ट हमारे 2500 में बिक रहे थे वो उतने में नहीं बिक पाएंगे, और हमें लगता है ये 1400 में ही बिकेगा। तो 1400 में बिकेगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट 500 है, यानी 900 एनआरवी होगी, और आपने खरीदा 1000 रुपए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि इन्वेंट्री कितने पे मेजर होगी। तो यहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये कहता है कि भैया आपको रॉ मटेरियल को अगर राइट डाउन करना है, क्योंकि फिनिश गुड्स लॉस में बिक रहा है, तो फिर रॉ मटेरियल के केस में उसे वैल्यू करेंगे आप कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस, जिसमें एनआरवी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। तो आपने जो कॉटन 1000 में खरीदा, आज वो मार्केट में 1050 में मिल रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ बाइंग द सेम गुड्स फ्रॉम द मार्केट नाउ, and if the replacement cost is less than the cost of the product, then in that case you'll have to book a loss, not otherwise. तो आप बोलोगे भैया कॉटन मैंने 1050 का 1000 में खरीद के तो अच्छा ही किया है, तो अभी मुझे कोई लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। फिर जब फिनिश गुड्स बन जाएंगे और फिर वो कम पे बिकेंगे तब लॉस बुक होगा, अभी नहीं। पर अगर सपोज आज कॉटन भी वो वाला जो हमने 1000 रुपए में खरीदा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल द कॉटन विच यू हैड परचेज्ड एट 1000 इज नाउ अवेलेबल, अब उसकी परचेज प्राइस हो गई है 950, और इस कॉटन पे मैं 500 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करूंगा, तो ये बिकेगा। तो 1500 इसकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड होगी, जिसकी सेलिंग प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस मुझे लग रहा है 1400 ही होगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली बात तो आपकी इन्वेंट्री फाइनली लॉस में बिकने वाली है, तो आप इसे मेजर करेंगे कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लेस, यानी कि 950 पे इसे मेजर करेंगे। यहाँ पे 100 रुपए का लॉस होने की उम्मीद है, वो बुक नहीं करेंगे। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 800 हो जाती तो फिर अपन 800 पे मेजर करते। तो पहला आपको ये चेक करना है क्या फिनिश गुड्स में लॉस है, और अगर है तो फिर इसकी कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस में हम एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसिडर करेंगे। तो ये एनआरवी है, बाकी आपको एस्टिमेट लेना है एनआरवी का। इसका एक बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है जिससे समझ में आएगा एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस आप कैसे ले सकते हो। देन इंडेक्स कहता है कि आपको खर्चा कितना बुक करना है। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस जो आपकी परचेज है लेस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस साल का एक्सपेंस होगा। पॉलिसीज कैरिंग अमाउंट अलग अलग का, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, प्रॉफिट और लॉस क्या बुक किया, और इन्वेंट्री कोई प्लेज्ड है तो बताना है। क्लास वाइज इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर देना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। चलिए, दैट वाज इजी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज इंडेक्स 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। दिस इज अनदर एवरेज इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अल्टरनेट अटेंशन देखने को मिल सकते हैं आपको इसके। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्राइमरली ये कहता है कि एज एन 50% चांस है इसको पूछने का। ये स्टैंडर्ड बेसिकली आपको एक अलग से स्टेटमेंट बनाने की बात करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड से बनाए जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो वहाँ पे भी, और सेपरेट है तो वहाँ पे भी। तो वो आपका कंपनीज एक्ट ज़्यादा बताता है कि किसको कैश फ्लो बनाना है। जैसे स्मॉल कंपनीज एग्जाम्प्टेड है, 1 पर्सन एग्जाम्प्टेड है।
ये इंडेक्स कहता है बना रहे हो तो हम जैसा बताएंगे वैसे बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग अलग करना है और उन सबका टोटल कैश फ्लो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिकंसाइल कराना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे इंपैक्ट होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैश फ्लो बनाने का भी पूछ सकते हैं, कोई एक आइटम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं बताओ ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कहाँ जाएगा, या कई सारी आइटम दे सकते हैं और बोल सकते हैं बताओ ये कौन कौन सी चीज कहाँ जाएगी, या एक पूरा ट्रांजैक्शन दे सकते हैं कितने की क्रेडिट सेल हुई, इतना पैसा आया, इतनी बैड डेट हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो बताओ इसका पूरा इंपैक्ट कैश फ्लो में कैसे आएगा। तो इसलिए आपको डेफिनेशन समझना पड़ेगी तीनों एक्टिविटीज की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट, और दोनों मेथड्स के ब्रीफ की कैसे इसमें प्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहली चीज, ये तो एप्लीकेबिलिटी मैंने समझा दी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये आप एसजे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की। पहली चीज दिमाग में घटान मान दो। कभी एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने लीज पर एक कोई पर्टिकुलर मशीन खरीद ली है जिसमें 1 करोड़ रुपए के लीज रेंटल हर साल देना है 5 साल के लिए, तो बताओ आज क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन होगा। अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, साल खत्म होने पे होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज एसेट आई है और लाइबिलिटी आई है, पर कुछ भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। वहीं मैं बैंक से लोन लेके एसेट खरीदता तो फाइनेंसिंग इनफ्लो और इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड होता। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि कोई भी चीज की अगर कैश बुक में एंट्री हो रही है तो ही वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। ये एक सिंपल तरीका है ये डिसाइड करने का कि चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कब आती है, डायरेक्ट मेथड में एटलीस्ट। तो फिर डिवेंचर कंपनी के पास ऑप्शन था रिडीम करने का या कन्वर्ट करने का, और कन्वर्जन का ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, तो कैश का कोई लेना देना हुआ ही नहीं है, तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं बताने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक्टिविटी को क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में या कैश और कैश इक्विवेलेंट में। अगर कोई चीज एक कैश और कैश इक्विवेलेंट से दूसरा कैश और कैश इक्विवेलेंट बन रही है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो उसे कहीं भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में नहीं दिखाएंगे, यानी मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कहीं शो नहीं किया जाता। थर्ड, ध्यान रखना, एग्जाम में कोई ट्रांजैक्शन अगर आ जाता है ना, तो आंसर देते समय आप ये सोच के आंसर देना कि पूरे साल भर में अगर यही ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या आ रहा होगा बुक्स में, उसके हिसाब से ये कैसे प्रेजेंट होगा। चलिए, तो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है तो प्रेजेंट नहीं करना है, ट्रांजैक्शन के नेचर पे करना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट शो नहीं करना है। ध्यान रखना, हमें फॉर द पीरियड के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं, ना कि उसे बैलेंस शीट और P&L के आइटम से रिकंसाइल करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी जो आपके धंधे में पैसा कमाने के लिए आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो। तो माल बेचना प्रिंसिपल एक्टिविटी है, तो रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बनाने के लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर की और फिनिश गुड्स बेचा, पैसे आए, मार्केटिंग करी, एडवर्टाइजमेंट किया, एम्प्लॉय को सैलरी दी, ऑपरेटिंग है। पर इसके लिए लोन लेना पड़ गया, ये फाइनेंसिंग है। बहुत पैसे कमाए तो कहीं इन्वेस्ट करके एफडी वगैरह कर दी, शेयर खरीद लिए, ये इन्वेस्टिंग है। ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, ये फंडिंग एक्टिविटी है। तो ओनली फॉर एन एनबीएफसी और कंपनी विच इज इनटू फाइनेंशियल बिजनेस यू कैन से लोन लेना या देना अपने आप में ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, अदरवाइज ये फाइनेंसिंग ही होगी, इन्वेस्टिंग ही होगी। तो ध्यान रखना, बच्चे ऑर्डिनरी और ऑपरेटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक्टिविटी ऑर्डिनरी है। एसेट खरीदना फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर सेल इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल लोन लेना इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, और वो सारी एक्टिविटीज जो कहीं क्लासिफाई नहीं हो रही उन्हें फिर आप ऑपरेटिंग में डाल दो। जैसे आपने टैक्स इस साल पे किया है नेट प्रॉफिट पे, जिसमें इंटरेस्ट इनकम भी शामिल है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डिडक्टेड। अब आप अलग अलग तो नहीं निकाल सकते कि भैया मैंने कितना बिजनेस प्रॉफिट पे टैक्स पे किया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जो सब कंबाइन होकर बिजनेस प्रॉफिट निकलता है और टैक्स बनता है। So when you cannot segregate, you can show full tax expense as operating activity because investing और financing में आप अलग से निकाल नहीं पाते। But let's say for example आपने कोई long term capital gain tax पे किया है because you have sold a particular asset which is investing activity, तो उसका tax paid भी investing में show होगा। Investing activities क्या है? कोई भी long term asset का acquisition और disposal which is PP, intangible asset, investment property, या capital work in progress में खर्चा करना, तो खरीदा या डिस्पोज किया, ये सब प्लस लॉन्ग टर्म असेट में आपके सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। तो व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स? तो इन्वेस्टमेंट्स इन एनीथिंग अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस इंटरेस्ट इनकम वगैरह ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 3 महीने की एफडी इज अ कैश इक्विवेलेंट, उसका ब्याज इज बेसिकली व्हाट एंड इंटरेस्ट इनकम। तो अब इसे कहां क्लासिफाई करेंगे? खैर अभी अपन उस पर आते हैं, पहले ये समझिए आप इन्वेस्टमेंट अदर देन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
एंड इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन देम, नॉट ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट बट ऑन दीज इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है, अगर आप कैश और कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फिर एक तरह से कैश कम हो रही है और कैश इक्विवेलेंट बन रहे हैं, तो इट इज मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इसके अलावा सारे इन्वेस्टमेंट फिर वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उस पर हो रही इनकम या खर्चे वो सब भी इन्वेस्टिंग में है। तब कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश इक्विवेलेंट बेसिकली इंक्लूड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एसेट्स व्हिच कैन बी रेडिली रियलाइज्ड इन डिटरमाइंड अमाउंट्स ऑफ कैश एंड हैव इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो आपके पास ज्यादा पैसे हो गए, आपने सोना खरीद के रख लिया ये सोच के कि पड़ा हुआ है इजीली लिक्विडेट हो जाएगा। इट इज हाईली लिक्विड बट इट इज नॉट रिकवरेबल इन रियलाइज्ड और रियलाइजेबल इन फिक्स्ड और डिटरमाइंड सम्स ऑफ मनी। जब बेचोगे तब पता पड़ेगा कितने मिलेंगे, और ऐसे भी इसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू नहीं है, तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। पर आपने बैंक में 3 महीने की एफडी कर दी है या आपने कोई ट्रेजरी बिल वगैरह ले लिया है तो ये वेरी मच कैश इक्विवेलेंट है, आपके पास कैश रखने का ही दूसरा तरीका है। ये सब अपने आप में कैश और कैश इक्विवेलेंट जाएंगे। अब क्योंकि कैश इक्विवेलेंट है ये और इन्वेस्टिंग नहीं है, तो इसकी इनकम अगर कोई हुई 3 महीने की एफडी में तो वो ऑपरेटिंग में दिखाना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है और ऑपरेटिंग भी नहीं है, तो कोई भी चीज जो कहीं नहीं जाती है और रेसिडरी क्लॉज ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, 3 महीने तक की एफडी कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है। सर ये 3 महीने कहाँ से है? तो दोस्तों आईसीआई ने क्लैरिफाई किया है कि यूजुअली कोई भी चीज 3 महीने में रियलाइज हो जाती है तो वो कैश इक्विवेलेंट मानी जा सकती है, प्रोवाइडेड इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन वैल्यू का रिस्क। हालांकि आईसीआई ये भी क्लैरिफाई करता है कि अगर आपने 3 साल की एफडी की है पर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि आपको मौका पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो आप उसे 2 महीने में भी तोड़ लेते हो और कई बार ऐसा किया है। आप बोल सकते हो कि हमने 3 साल से भी ये सोच के किया होगा कि वहाँ रेट ज़्यादा है तो कभी वहाँ तक रखी तो ज़्यादा मिल जाएगा, पर ज़रूरत पड़ने पे हम तोड़ते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस बताता भी हम तोड़ते हैं। तो फिर आप 3 साल की एफडी को भी कैश इक्विवेलेंट रख सकते हो बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड एंड हैज इनसिग्निफिकेंट चेंजेस रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस और इंटेंशंस मैटर करेंगे। बाकी ये डिमांड डिपॉजिट्स और कैश बैंक बैलेंस एक तरह से एज गुड एज कैश ही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कोई भी चीज़ जो आपके बोरोइंग या इक्विटी स्ट्रक्चर को चेंज करती है, प्लस उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्याज, डिविडेंड इनकम वगैरह। तो इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे अंडर वेरियस एक्ट्स, और इन्हें क्लासिफाई करने के बाद फिर आप कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर हेड में जा रही है। तो जैसे आपने मशीन खरीदी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीन खरीदने के लिए लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि उससे आपकी बोरोइंग चेंज हो रही, फंड रेज करे और उससे फिर आपने कोई लेट्स से कंपनी कोई लैंड खरीदी है तो लैंड खरीदना इन्वेस्टिंग इनफ्लो है और फंड रेज की फाइनेंसिंग इनफ्लो है। अब प्रेजेंट करने के आपके 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें फर्क सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही होता है, बाकी सब डायरेक्ट चाहिए होते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो देखो, डायरेक्ट मेथड तो सिंपली क्या होगा, एक वर्टिकल समराइज्ड और क्लासिफाइड कैश बुक होगी जिसमें सारे ट्रांजैक्शन को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में एलोकेट कर देंगे। इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होती है यूजुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और फिर उसके बाद में आप कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस इससे माइनस हुआ है तो उसको ऐड बैक कर दोगे, और कोई भी अगर आपका नॉन कैश इनकम ऐड हुई है तो लेस कर दोगे। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस एडजस्ट कर दो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर दो, टैक्स पेड माइनस कर दो और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाए। तो कभी क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से कंपनी में बैड डेट्स हुई है 50,000 की, तो कैसे प्रेजेंट करोगे? तो आप क्या बोलोगे, बैड डेट्स हुई है 50,000 की तो इनडायरेक्ट मेथड है, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप मन में ऐसा सोचना कि 50,000 की बैड डेट, टैक्स रेट 0 मानता हूँ, तो प्रॉफिट कंपनी में अगर साल भर में यही हुआ तो कुछ नहीं होता, तो -50 होते। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आपको बताइए 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझते हो बैड डेट से ना तो कोई पैसा आया ना गया। अब आप इसे नॉन कैश एक्सपेंस मान सकते हो क्या? तो नॉर्मली कोई भी चीज़ जो आपके वर्किंग कैपिटल को चेंज करती है वो नॉन कैश नहीं मानी जाती, तो इससे आपके डेटर कम हुए होंगे और करंट एसेट अगर कम होते हैं तो क्या होता है, तो any increase in current asset is reduced and any decrease in current asset is increased. तो प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो इसमें आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लस करंट एसेट इम्पैक्ट क्या होता है, बेसिकली करंट एसेट अगर बढ़े या करंट लाइबिलिटी कम हुई इसका मतलब आउटफ्लो है, एंड वाइस वर्सा। करंट एसेट अगर आपके कम हुए या करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब इनफ्लो है। तो आप यहाँ पे क्योंकि डेटर आपके कम हुए हैं तो आप 50,000 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इस तरह से अपने को इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी स्पीड में चल रहा है पर ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कितनी बार भी रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंसिपल्स बताते यार,
इनडायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना बैड डेट्स का मैंने आपको बता दिया, करंट एसेट लाइबिलिटी के चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है तो उसके करंट एसेट लाइबिलिटी के चेंजेस यहाँ मत लेना, उसे नॉन कैश एक्सपेंस इनकम में डाल देना। आपने लोन लिया 1 करोड़ का, उस पर 10 लाख का ब्याज लगाए, पे नहीं किया और इनडायरेक्ट मेथड है, तो आपका इस साल प्रॉफिट 10 लाख से कम आ रहा होगा, आप एड बैक करोगे उसे नॉन कैश एक्सपेंस में, नहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 10 लाख ऐड कर दो, जीरो हो गया। अब आप ये मत बोलना कि यार मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जीरो था और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10 लाख है तो करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तो ऐड बैक कर देना। तो करंट एसेट लाइबिलिटी में सिर्फ ऑपरेटिंग या एक्टिविटीज से रिलेटेड एसेट्स लाइबिलिटी शो होती है, ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, रेडिली रियलाइजेबल 90 दिन यूजुअली। ओवरड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट को एज पर शेड्यूल 3 फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाना होता है, लेकिन कैश और कैश इक्विवेलेंट में अगर आपका कोई टेम्पररी ओवरड्राफ्ट है, यानी कि आप करंट अकाउंट में आपको परमिट किया गया है कि जरूरत पड़ने पे ओवरड्रा हो जाता है अकाउंट, तो फिर उसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव करके दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में और इंड AS 7 के अंतर्गत अलग अलग होगा। कैश इक्विवेलेंट के इनकम एक्सपेंस आपको रेसिडरी क्लॉज के कारण ऑपरेटिंग में डालने हैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी इन हैंड है वो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। उसके गेन लॉस कहाँ पे शो किए जाते हैं तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया 3 महीने की एफडी और गोल्ड वगैरह कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। आप कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि इंड AS में डिफाइन किया गया है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली इनसे रिलेटेड ही आना चाहिए। पहला, अगर आपने उधारी पे कोई सप्लायर से पीपी खरीदी है तो इसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में कहीं भी मत दिखाना, और जब सप्लायर को पेमेंट करोगे तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दिखाना, ठीक है। अगर आपने सप्लायर से एक्सेस टाइम पीरियड मांगा है पेमेंट का और उस कारण से हो सकता है उसने आपसे ब्याज चार्ज किया, तो जो ब्याज वाला पोर्शन है वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो होगा और जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा। तो हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में एक पार्ट फाइनेंसिंग और एक इन्वेस्टिंग। फाइनेंस लीज इनिशियल रिकॉग्निशन में कुछ नहीं होगा क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं है अनलेस कोई डाउन पेमेंट हो, और जब लीज रेंट पे करोगे तो लीज रेंट को पूरा फाइनेंसिंग आउटफ्लो माना जाता है फॉर द लेसी, और लेसी के लिए अब सारी लीज फाइनेंस लीज होती है। आपने लोन खरीद के असेट खरीदा है तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा असेट खरीदने के जो पैसा दिया, और जो लोन लिया है आपने वो फाइनेंसिंग इनफ्लो होगा। बाद में जब आप रीपे करोगे तो उसे फाइनेंसिंग आउटफ्लो माना जाएगा क्योंकि आप लोन रीपे करोगे, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो लोन लेते हैं। ध्यान रखना लोन में शॉर्ट टर्म लोन्स भी आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आएंगे। ओवरड्राफ्ट सिर्फ टेम्पररी है तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, पर आपने एफडी गिरवी रख के ओवरड्राफ्ट लिया है तो फिर वो भी फाइनेंसिंग इनफ्लो माना जाएगा, सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। टैक्सेस आइडेंटिफाई कर सको किसी एक्टिविटी से रिलेटेड तो ठीक है उसमें डाल दो, अदरवाइज आप ऑपरेटिंग में डाल दें। एक ट्रांजैक्शन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, एक पार्ट फाइनेंसिंग और एक इन्वेस्टिंग, अभी बताया मैंने। अगर आपकी कंपनी का काम है कि आप असेट्स को लीज पे देते हो, जैसे कि मैंने 100 टू व्हीलर खरीद लिया और रैपिडो को मैं रेंट पे सप्लाई करता हूँ, या रैपिडो जैसा मैंने काम शुरू कर दिया है, लोगों को रेंट पे देता हूँ और वो लोग उसको रैपिडो पे अटैच कर लेते हैं। तो वही रैपिडो का क्या काम है आपको मालूम है, अपनी बाइक पे आप लोगों को ले जाओ। कईयों के पास बाइक नहीं है पर वो ये काम करना चाहते हैं तो हम उनको अपनी बाइक किराए पे देते हैं। ऑपरेटिंग होता है ना, गोवा वोवा घूमने जाते हैं तो बाइक्स किराए पे मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे जो रेंटल मिलेगा वो तो मेरा ऑपरेटिंग इनफ्लो है, क्यों, क्योंकि बिजनेस ही है। बिल्कुल सही। अब किसी ना किसी दिन वो बाइक को मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पे नॉर्मली आप वो पीपी है क्योंकि आपकी वो बाइक जिससे आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो आप बेचोगे तो उसे क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। पर यहाँ स्पेसिफिक केस दिया गया है कि ऐसी कंपनियों के लिए जो नॉर्मली असेट्स को लीज पे देती है, ऑपरेटिंग लीज पे, उनके लिए असेट बेचना भी आम एक्टिविटी है, इसलिए उस असेट को जब वो बेचेंगी तो उससे जो पैसा आएगा उसे भी वो ऑपरेटिंग इनफ्लो में शो करेगी। तो अगर आपका एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर गिविंग ऑन ऑपरेटिंग लीज रेंट है तो जब आप खरीदोगे तो भी उसे ऑपरेटिंग आउटफ्लो बताना, जो आपको इनफ्लो मिलेगा लीज रेंट का या रेंट्स का वो भी ऑपरेटिंग इनफ्लो होगा, जब आप उसे बेचोगे तो भी ऑपरेटिंग इनफ्लो। भले ही खरीदते समय आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपी दिखाओगे, अगर वो मूवेबल है तो पीपी, उससे जो कमाई होगी वो आपका रेवेन्यू होगा डेफिनेटली, और बेचते समय आप उसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मानते हो, ऐसा इंड AS 16 में भी कहा गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, कोई कंपनी आपने खरीदी है और उसको पीसी पे किया है, तो आप समझो कि जो पीसी पे किया है उसके बदले में आपके पास क्या हुआ, कंपनी एब्जॉर्ब कर ली। इट्स अ केस ऑफ ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्स बी लिमिटेड सपोज।
तो आपने जो पीसी कैश में पे किया है, सपोज वो 50 करोड़ है और वो पूरी कंपनी की सारी एसेट आ गई जिसमें उसके कैश और कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ के भी आपके पास आ गए, तो सबसे पहली चीज आप इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दिखाओगे 50 करोड़ का, पर क्योंकि 2 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट उसके पास थे तो आप ये मानोगे नेट 48 करोड़ ही लगे, इसलिए आपको इन्वेस्टिंग आउटफ्लो 48 करोड़ का ही दिखाना होगा। तो पीसी पेड अदर देन कैश, यानी मैंने कोई पीसी कैश के अलावा दिया है तो वो तो सिर्फ डिस्क्लोज होगा, कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। जो पीसी कैश में पे किया है उसमें जो टोटल मैंने पे किया है माइनस अमाउंट पेड माइनस, यहां पे माइनस आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन, ये अमाउंट को क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में कि कैसे कैश फ्लो प्रेजेंट होता है अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन में अपन उसे देखें। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सिमिलर प्रिंसिपल लगेगा, पर वहां पे अगर आपने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स खरीदने का आउटफ्लो प्योरली इन्वेस्टिंग आउटफ्लो माना जाएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चल, तो सब्सिडरी के शेयर खरीदे तो एसएफएस में इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, बेचोगे तो इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो जाएगा। पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सपोज मैंने सब्सिडरी के 80% शेयर खरीदे और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से उसमें से 10% शेयर बेच दिए, तो आपको मालूम है कंसोलिडेशन में अगर आपका कंट्रोल बरकरार है शेयर बेचने के बाद भी तो उसे ट्रांजैक्शन विद इक्विटी पार्टिसिपेंट माना जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर आपने शेयर बेचे हैं और उससे कंट्रोल बरकरार है तो उसे आप फाइनेंसिंग इनफ्लो आउटफ्लो में दिखाएं, पर अगर उससे कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर उसे इन्वेस्टिंग के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो इससे अगर कंट्रोल आया या गया तो इन्वेस्टिंग, तो आपने बेचा इससे कंट्रोल खत्म हो गया, या खरीदा जिससे कंट्रोल आ गया तो इन्वेस्टिंग। पर आपने स्टेक और बढ़ाया या कम किया पर कंट्रोल पहले से ही आ चुका था और उसमें कोई चेंज नहीं आया तो देन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी और आपका काम ही रोज यही करना है तो फिर वो ऑपरेटिंग। कोई फ्यूचर ऑप्शन पे अगर आपने प्रीमियम दिया है तो अगर आपका ये बिजनेस है तो ऑपरेटिंग होगा, पर बिजनेस नहीं है तो आप देखो क्या हेज के लिए, अगर हेजिंग के लिए है तो फिर जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस में। तो आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन लिया, उसको रिस्क हेज करने के लिए आपने फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कर लिया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा क्योंकि इट इज फॉर लोन टेकन। वैसे ही मैंने कोई फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क हेज करने के लिए फॉरवर्ड ले लिया है तो ये फॉरवर्ड का प्रीमियम जो पे किया है दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। अदरवाइज आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान के इसे आप इन्वेस्टिंग आउटफ्लो मानेंगे। इन्वेस्टिंग आउटफ्लो एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लोन देना लेना, इन्वेस्टमेंट करना, लोगों से डिमांड डिपॉजिट आना जाना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के कैश फ्लोस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के कैश फ्लोस को क्या नेट बेसिस पे शो किया जा सकता है? तो अगर कैश फ्लो कस्टमर के बिहाफ पे है, जिसका मतलब कि वो कस्टमर की एक्टिविटी दिखा रहे हैं ना कि हमारी, जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर है जो पैसे ले रहा है कस्टमर से क्योंकि उसने शेयर खरीदा है मार्केट में और आगे एक्सचेंज को दे रहा है, तो वो कस्टमर की एक्टिविटी है, मैं सिर्फ लेके आगे पास ऑन कर रहा हूं। बैंक में पैसा जमा किया है तो वो बैंक का पैसा नहीं है, कस्टमर की एक्टिविटी है, बैंक सिर्फ उसको असिस्ट कर रहा है। प्लस टर्नओवर क्विक है, वॉल्यूम लार्ज है और मैच्योरिटी शॉर्ट है, फटाफट चेंजेस होते हैं। तो ऐसे केस में आप नेट बेसिस पे डिस्क्लोजर दे सकते हो, अदरवाइज नेट डिस्क्लोजर देना अलाउड नहीं है। यानी साल भर में आपने 100 करोड़ की मशीन खरीदी और 110 करोड़ की बेची है तो आप नेट इन्वेस्टिंग आउटफ्लो 10 करोड़ ऑन मशीन्स नहीं दिखा सकते, आपको परचेज और सेल अलग दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके खुद के ट्रांजैक्शन। तो दोनों कंडीशन में आप नेट करोगे अगर कस्टमर के भी आप पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो, एंड उसमें वॉल्यूम क्विक है, टर्नओवर्स लार्ज हैं और अपने आप में मैच्योरिटीज शॉर्ट है। कुछ डिस्क्लोजर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देना होते हैं, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर इस साल में कुछ हुआ है तो आपको बताना है ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें क्या कैश फ्लोज आपके इन्वॉल्व हुए हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने एक्वायर हुए, पीसी कितना था, कैश में कितना पे हुआ, नॉन कैश नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो में हमेशा ध्यान रखना है कि उसका गेन लॉस वहीं क्लासीफाई किया जाएगा जहां पर वो एक्टिविटी है। तो अगर आपके सपोज $100 का कैश इन एंड था 70 रुपए का और ईयर एंड पे वही $100 में एक्सचेंज रेट 75 हो गया, तो अब 7500 पे तो 500 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज गेन है, तो ये कहाँ शो करोगे? तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओनली। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन दैट जहां कैश और कैश इक्विवेलेंट है वहीं उसका गेन है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, ये लॉजिक है। जो भी आपके कंपोनेंट से कैश इक्विवेलेंट के डिस्क्लोज करें
रिकमेंडेटरी है कि कोई आपने मेंटेनेंस के खर्चे किए हैं जिससे आपकी कैपेसिटी मेंटेन या बढ़ी हुई है तो वो डिस्क्लोज करें। इन्वेस्टिंग में नहीं, वो ऑपरेटिंग में आ रहा होगा, पर आप बता सकते हो कि भैया इससे फ़ायदा हुआ है। कोई इंटरेस्ट डिविडेंड अगर आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, अलग से बताना है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के चेंजेस जो कैश और नॉन कैश हैं, डिस्क्लोजर दे दें। कैश वाली तो कैश फ्लो में आ ही रही है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा कि भाई इस साल मेरी टोटल बोरिंग इतनी बड़ी, जिसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल इतनी मैंने कैश में रेस करी और इतनी अदर देन कैश। कोई भी कैश फ्लो नॉट अवेलेबल फॉर यूज है, जैसे कि आपका कोई बैंक बैलेंस है, कैश इक्विवेलेंट है, जो आया है आपके पास पैसा पर नॉट अवेलेबल फॉर यूज है, जैसे आईपीओ वगैरह में पैसा आता है इसको खाते में रहता है सपोज, हालांकि अब तो उसमें असबा लगता है तो उसमें पैसा आता नहीं है, सिर्फ फ्रीज हो जाता है, बट ठीक है। ऐसी कोई चीज़ है जो यूजेबल नहीं है तो आप बता दीजिए। और गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी एसेट से मिली है तो ध्यान रखना उसको कभी सेट ऑफ नहीं करना। भले ही इंडेस 20 में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपए की मशीन पे 20 की ग्रांट मिली तो आप 80 पे मशीन रिकॉर्ड कर सकते हो, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो 20 की ग्रांट है वो फाइनेंसिंग इनफ्लो जैसा है और 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो जैसा है, तो उसे अलग अलग बताना। ये वेरी क्विकली आपका एक इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कशन। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, इंडेस 8। इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स, तीन चीज़ों की बात करता है जैसे कि नाम में दिख रहा है। पॉलिसीज में नटशेल में स्टैंडर्ड कहता है कि पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे होगा, चेंज इन पॉलिसी कब कर सकते हो, और अगर किया तो रिस्पेक्टिव इंडेस में उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव विथ रीजन, ये तब एप्लीकेबल है जब वॉलंटरी चेंज होता है, यानी अब अपन अपनी चॉइस से चेंज करते हैं। फिर कुछ डिस्क्लोजर्स है। देन वी हैव एस्टिमेट, जिसमें साफ तौर पे दिया गया है कि एस्टिमेट्स कभी भी चेंज करने हैं तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे अनलेस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड ने कोई और गाइडेंस दिया। और एरर्स अगर आपको पता पड़ती है क्या होती है, एरर्स डिफाइन करने के बाद बताते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव विद रीस्टेटमेंट करना। जब भी रेट्रोस्पेक्टिव करना है वेदर अ चेंज इन पॉलिसी और एस्टिमेट, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का एक एग्जाम्पशन होता है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, बस इतना सा है ये स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट इट सेज, these are specific principle basis rules, conventions and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statement। पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है अगर स्टैंडर्ड ने बना रखा है कि कैसे पॉलिसी, आपको क्या पॉलिसी यूज़ करना है तो आप वही पॉलिसी यूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि वो पॉलिसी यूज़ करने से फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो इंडेस 1 में बताया गया है कि आप ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में इंडेस के अगेंस्ट भी जाके अकाउंटिंग कर सकते हैं। जब आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज अवेलेबल हैं जैसे फीफो या वेटेड एवरेज, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कैसे सिलेक्ट करोगे, या अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी किसी चीज़ के ऊपर नहीं दी हुई है तो आप कैसे उसके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे। तो हो सकता है लेट्स से कमोडिटी ट्रेडर्स के ऊपर स्पेसिफिकली कोई स्टैंडर्ड नहीं हो तो उनको कोई पॉलिसी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, या इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड और ऐसी चीज़ों पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे। तो उन्होंने कहा है ऑब्वियस सी बात है कि ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करेगा, और वो जजमेंट के लिए अगर इंडेस में आपके पास पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो आप ये चीज़ ध्यान रखें दैट वॉट एवर इज़ योर पॉलिसी इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स विच आर गिवन इन अदर इंडेस फॉर सिमिलर आइटम। अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये अपने आप में देखा जाए तो एक वोलेटाइल वैल्यू वाला असेट है, तो शायद इसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स जैसा करें, वो पॉलिसी शायद बेहतर होगी। एंड ऑब्वियसली बात है जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो बैकग्राउंड देता है सारे इंडेस के लिए, उसको भी फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स में कोई उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पब्लिकेशंस यानी प्रोनाउंस। ये ध्यान रखना कि जब भी आप पॉलिसी का चुनाव करो तो आपको रेलेवेंट और रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फेयर प्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस, कंप्लीटनेस और न्यूट्रलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन पे। ये सब कुछ मटीरियल आइटम पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि कैलकुलेटर आपने खरीदा तो हो सकता है ये आपके के लिए मटेरियल एसेट ही नहीं हो, भले ही वो अपने आप में पीपी क्वालिफाई हो सकता है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लाइफ है ऑफिस के और एज सारे फीचर्स मीट करता है, बट इमटेरियल है इसलिए आप इसे एक्सपेंस बुक करोगे तो ये चलेगा। इमटेरियल आइटम के लिए पॉलिसी सिलेक्शन इज नॉट क्रिटिकली। कब पॉलिसी चेंज करना चाहिए कोई इंडेस कहते हैं जैसे कि आपका लीजेस का स्टैंडर्ड आ गया तो जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड था वो विड्रॉ हो गया 70, तो डेफिनेटली पॉलिसी चेंज होगी। या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा रेलेबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पॉलिसी चेंज करना है। अभी तक मैं फीफो यूज़ करता था, मुझे लगता है वेटेड एवरेज बेहतर है क्योंकि हमारी शेयर या हमारे स्टॉक की प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है तो बेवजह हमारा क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू पर आ रहा है, तो मैं वेटेड एवरेज पे मूव करना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल प्रेजेंटेशन देगा। फेयर इनफ। लॉ चेंज होने के कारण भी पॉलिसी चेंज हो सकती है पर स्पेसिफिकली वो इंडेस में मेंशन। अब अगर आपने पॉलिसी चेंज करना है तो देखो सबसे पहली बात, जब आप पहली बार इंडेस लगाओगे ना तो वो पॉलिसी चेंज नहीं है, वो पूरा फ्रेमवर्क चेंज है। वो 101 में अकाउंट फॉर होता है
पॉलिसी अगर आप चेंज करोगे, यानी आप इंडेस लगाना शुरू कर चुके हो, अब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो अगर इंडेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार है तो नॉर्मली जो नया इंडेस आया है या जो चेंज हुआ है इंडेस में, उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजन दिए जाते हैं। जैसे आईसीआई आपके केस में देखा कि भैया एग्जिस्टिंग सिलेबस से न्यू सिलेबस में मूव करोगे तो आपके क्या एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होंगे, आर्टिकलशिप कैरी फॉरवर्ड होगी, वो सारे स्टफ। तो आप उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अनुसार चेंज को अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन हम बेटर प्रेजेंटेशन के लिए फीफो से वेटेड एवरेज पे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के केस में फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इफ यू आर डूइंग, तो आपको ये देखना है क्या इंडेस में प्रिस्क्राइब्ड है क्या, पॉलिसी चेंज कैसे अकाउंट होगा। अगर है तो वो करिए, नहीं है देन इट इज क्लियर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन विथ रीस्टेटमेंट। और अगर उसका मटेरियल इंपैक्ट प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे, के लिए आपको थर्ड बैलेंस शीट बनाना होगी जो इंडेस 1 में या शेड्यूल 3 में करते थे। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि अगर आप पहली बार रिवैल्यूएशन अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आपके पास दो पॉलिसी होती है, पीपी या इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। आप अभी तक कॉस्ट कर रहे थे और अब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये चेंज इन पॉलिसी है, तो रिवैल्यूएशन रेट्रोस्पेक्टिवली करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये नहीं सोचना है कि शुरू से रिवैल्यूएशन करता तो रिवैल्यू होके कितने पे आता, आप प्रोस्पेक्टिवली यानी आज रिवैल्यू करके एसेट को कैरी कर सकते। और अभी तक आप रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहे थे और अब आप कॉस्ट अप्रोच में जाओगे तो फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिव विथ रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखना चेंज इन पॉलिसी और अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी में डिफरेंस है। हमारी कंपनी अभी ग्रेचुटी एक्ट लगता ही नहीं था हम पे, अब लगने लगा है तो उसका प्रोविजन बनाना शुरू किया है, तो उसके लिए हमने पॉलिसी चूज करी है डिफाइंड बेनिफिट स्कीम की, तो दैट्स अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। और कभी भी पॉलिसी और एस्टिमेट में डाउट हो कि यार चेंज इन पॉलिसी या चेंज इन एस्टिमेट, जैसे कि एक कंपनी की पीपी है और उस पीपी में कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस लाइक कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं, कंपोनेंट अकाउंटिंग लगा रहे हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट चेंज कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो चेंजिंग बेसिकली द रेसिडियल वैल्यू एस्टिमेट्स एंड ये सब एक कॉम्बिनेशन में एक साथ हो रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट पॉलिसी चेंज और एस्टिमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो आप पूरे को एस्टिमेट चेंज की तरह अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब SLM WDV जो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन की चॉइस होती है उसे एस्टिमेट माना जाता है और पॉलिसी नहीं माना जाता है, ऐसे स्पेसिफाई किया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल आप फीफो से वेटेड एवरेज पे जा रहे हो तो आपको सिर्फ इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, और अगर मटेरियल इफेक्ट है तो एक प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट, ये सब रीस्टेट करके पड़ेगी। अगर आपको लगता है रीस्टेटमेंट इनप्रैक्टिकेबल है तो जिस अर्लीस्ट डेट से पॉसिबल है रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, आप उस पीरियड से इसको लगाएंगे। जब भी चेंज करेंगे तो इसमें टैक्स के एडजस्टमेंट भी करना पड़ेंगे। सवाल ये होता है कब माना जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल है, तो इंडेस 8 में डिफाइन किया गया इम्प्रैक्टिक। कहता है कोई भी अकाउंटिंग पीरियड में अगर किसी भी चीज का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है, वेदर इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, उसे इम्प्रैक्टिकेबल तब माना जाएगा जब आपको नंबर 1 लगता है दैट इफेक्ट्स ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रीस्टेटमेंट आर नॉट डिटरमाइनेबल। इसका मतलब यह है कि बैकडेट पे जाके रीएस्टिमेट करना कि अगर मैं स्टॉक शुरू से वेटेड एवरेज पे मेथड पे फॉलो करता तो क्या होता, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी 5000 अलग अलग स्टॉक आइटम, यानी रीजनेबल कॉस्ट और एफर्ट से भी मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा, पहला। दूसरा, इट इज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इंटेंशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं और उसमें मैनेजमेंट के जजमेंट से इंटेंशंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली मैटर कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये निकालना बड़ा मुश्किल है कि 3 साल पहले मैनेजमेंट का इंटेंशन और जजमेंट क्या रहा होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं कोई पास बिजनेस कॉम्बिनेशन को, जिसे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल रीस्टेट करना चाह रहे हैं, तो उस समय पर क्या हमारा इंटेंशन था असेट्स का या क्या फेयर वैल्यूज के एस्टिमेट्स थे, आज ये निकालना बहुत मुश्किल है। आप सोचो कि एक मैनेजमेंट है जो होटल चला रहा है 2020 में कोविड के इनिशियल स्टेज पे, क्या उनका मैनेजमेंट का इंटेंशन रहा होगा फ्यूचर का, वो काफ़ी डिफरेंट होगा आज की तारीख से। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन द हाइंडसाइट, इट इज नाउ very easy to identify that the impacts were not everlasting, at least on the business side of it. तो इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली, आज आपका इंटेंशन और उस तारीख पे क्या इंटेंशन है बहुत डिफरेंस होगा, पर उस तारीख पे हमारी क्या सोचती है निकालना मुश्किल हो। तो अगर आपको लगता है मैनेजमेंट इंटेंशन पे सिग्निफिकेंटली बेस्ड है, या फिर आपको लगता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली obtain information with respect to that, जैसे कि कोई कोर्ट केस है जिससे रिलेटेड मुझे रीएस्टिमेशन करना है, ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में आते हैं। तो अब आज मैं रीएस्टिमेट कर रहा हूँ कि यार आज से 5 साल पहले वो कोर्ट केस में क्या लग रहा होगा, क्या लाइबिलिटी आएगी, वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। राहुल गांधी को लेट्स से फॉर एग्जांपल कन्विक्ट कर दिया गया, आज समझ में आ रहा है, पर अगर ये पूछा जाए 3 साल पहले क्या एस्टिमेट था, कन्विक्ट होगा या नहीं होगा,
तो देन डेफिनेटली उस समय के एस्टिमेट्स क्या रहे होंगे ये आज असेस करना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आज अपने को एक्चुअल चीज़ें पता पड़ गई। तो इन केसेस में आप इम्प्रैक्टिकेबिलिटी एग्जाम्पशन एंजॉय कर। देन जब भी एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास प्रिसाइज अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप एस्टिमेटेड अमाउंट पे। दिस इज मोर सो विथ रिस्पेक्ट टू व्हेनेवर यू डोंट हैव अ प्रिसाइज अमाउंट। ये सिंपल सा मार्च के महीने का बिजली का बिल नहीं आया है तो उसका प्रोविजन बनाना भी एक एस्टिमेट है। और ये कोई कोर्ट केस लगा है जो आने वाले 5-10 साल में डिसीजन आएगा उसका, तो उसमें भी क्या हारेंगे या जीतेंगे, एक एस्टिमेट। जब भी आप एस्टिमेट यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग में आपको अलग अलग जगह करना ही पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले चेंज इन एस्टिमेट को डिफाइन किया गया एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक एडजस्टमेंट है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी, पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ असेट एज इन डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली बोला एस्टिमेट है, that results from assessment of present status of expected benefit obligation related to such asset or liability. तो बेसिकली आप असेट लायबिलिटी या डेप्रिसिएशन ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट अगर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेजेंट असेसमेंट है वो प्रीवियस असेसमेंट से डिफरेंट है, तो वो चेंज इन एस्टिमेट है। डिटेक्शन ऑफ एरर और चेंज इन एस्टिमेट एकदम अलग अलग चीज़ें। एरर का मतलब होता है कि हमने कोई गलत अकाउंटिंग करी थी जिसे अब हम सुधार रहे हैं, जबकि चेंज इन एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई है जिस कारण से हमारा अनुमान बदल रहा है। इट सिंपली मीन्स कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिसका ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाना था, हमें लग रहा था 5 साल में छोड़ देंगे, अब लग रहा है कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिसेशन आ गया और जॉब्स अवेलेबल हमारे पर्टिकुलर डोमेन में बहुत कम है। तो ये नई इन्फॉर्मेशन के कारण मेरा एस्टिमेट चेंज। पर वहीं मुझे मालूम पड़ा कि कोई एम्प्लॉय मेरा ग्रेचुइटी के प्रोविजन में स्किप हो गया था पहले कंसिडर करना, और अब पता पड़ा है उसमें भी ग्रेचुइटी का एंटाइटलमेंट। ये एरर है, गलती है, इसको आप चेंज इन एरर की तरफ। और अकाउंटेड एस्टिमेट्स को कैसे किया जाता है? प्रोस्पेक्टिवली, अनलेस दूसरे इंडेस कोई दूसरा ट्रीटमेंट। जैसे हिसाब्स में चेंज इन एस्टिमेट होता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट अकाउंट। तो हर इंडेस अपने अपने अलग अलग लॉजिक दे सकता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जब भी आपको डाउट हो तो चेंज इन एस्टिमेट और चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट पूरे इंडेस में रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर्स, गलती हो गई हमसे। एरर जैसा कि नाम है वैसे ही समझ में आना चाहिए कि एरर में देयर इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग। का मतलब क्या है? या तो आपने कोई चीज़ ओमिट कर दी है या मिसस्टेट कर दी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ वन और मोर प्रीवियस पीरियड्स। करंट ईयर की एरर करंट ईयर में पता पड़ गई तो सही कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले तो वो एरर नहीं। ये क्यों आया? बिकॉज यू हैव फेल्ड टू यूज और यू हैव मिसयूज रिलायबल इन्फॉर्मेशन विच वाज अवेलेबल और कुड हैव बीन रीजनेबली ऑब्टेन्ड इन अकाउंटेंट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर 31 मार्च 2022 पे हमारी कंपनी के ऊपर उम्मीद थी कंटिजेंट लायबिलिटी शो। 2023 एक साल बाद हम हार गए तो 23 में हमें प्रोविजन बनाना पड़ा। अब इस केस में क्या ये चेंज इन एस्टिमेट है या एरर है? ऑब्वियसली चेंज इन एस्टिमेट है, क्योंकि लास्ट ईयर पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमने जो किया बिल्कुल सही था, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हमने कोई गलती नहीं करी। इनफैक्ट जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी या कराई जा सकती थी उसके आधार पे हमारा डिसीजन सही था। तो चेंज इन, सपोज इसकी बजाय मैं कहूं कि 31 मार्च 2022 पे कंपनी के ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है जिस पे कंपनी जीत जाएगी, अप्रैल में डिसीजन आया और कंपनी हार गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए मई में, पर कंपनी ने अप्रैल में ये इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को किया। अगर वो करती तो बस प्रोविजन बनाना चाहिए था, पर उसने कंटिजेंट लायबिलिटी बताई। यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा सकती फॉर द फाइनेंशियल अप्रूव्ड एंड शुड हैव बीन मेड अवेलेबल बट यू नॉट यूज्ड इट। इसका मतलब ये है सपोज 31 मार्च पे कैश का बैलेंस 5 करोड़ दिख रहा है, एक्चुअल बैलेंस 4 करोड़ ही, 1 करोड़ कैश गायब हो गई है, पर फ्रॉड अगले साल पकड़ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग कैश अगर कम है तो इसे इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जा सकता था। आप चेक करते तो आप रीजनेबली पता कर सकते थे। आ जाएगा कि ये भी एक एरर है, आपने जो 5 करोड़ का कैश रखा 1 करोड़ का फ्रॉड बुक नहीं किया, ये आपने एरर है, यू विल हैव टू शो इट एज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि इट वाज अवेलेबल और कुड हैव बीन रीजनेबली ऑब्टेन्ड। एंड
अगर ये आपको आसानी से मिल सकती थी, आप अकाउंट फॉर कर सकते थे, तो मानना पड़ेगा कि ये एरर है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब मैं थोड़ा हो गया हूँ। एरर्स के अलग अलग नेचर्स दिए गए हैं, किस तरह की हो सकती है, अकाउंटिंग कैसे होती है जब भी एरर बता पड़े। तो जिस साल की गलती है, आप उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो फाइल हो गए, तो सही करने का तरीका ये है कि आप उसके फिगर्स रीस्टेट। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हम नॉर्मली सिर्फ प्रीवियस ईयर के फिगर्स, अगर गलती पिछले साल की है तो आप प्रीवियस ईयर में उसका, लेट्स से आपको प्रोविजन बनाना था, आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज की, अब आपको लगा एरर हुई है, तो आप प्रीवियस ईयर में प्रोविजन बनाओगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम होंगे, टैक्स या डिफर्ड टैक्स चेंज हो जाएगा, ईपीएस चेंज होगा, सब रीस्टेट कर और नोट्स में डिस्क्लोज कर दो कि अब तो यही गलती अगर पिछले साल से पहले के सालों की है, तो आपको एक प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट विद रीस्टेटेड फिगर जिसमें उस एरर का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना। 5-6 एरर पता पड़ी है इस साल, सब पिछले साल से पहले की, उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकाल लीजिए और उससे प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट रीस्टेट करके बना लीजिए और नोट में एंड फिर प्रीवियस ईयर पे कोई इसका इफेक्ट है तो वो बता दीजिए और देन वी विल हैव टू ईयर, यानी कि अनलाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे पिछले साल की गलतियाँ इस साल पता पड़ती थी, तो इस साल में प्रायर पीरियड रिपोर्ट होती थी, यहाँ पे इस साल में प्रायर पीरियड इनकम, ठीक। इसमें रीस्टेटमेंट आपको करना होगा प्रीवियस ईयर फिगर्स का और प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव विद यहाँ पे भी इम्पैक्ट का एग्जाम्पशन है। अगर वो प्रॉब्लम हुई तो अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड रिपोर्ट, तब कोई प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज करने का वो लॉजिक नहीं जो अपन केस में करते। And then you have to give all these particular disclosures with respect to prior period. Same impracticability के 3 exemptions हैं, इफेक्ट निकाल नहीं सकते हो, बहुत सारे एस्टिमेशंस इन्वॉल्व है या बैकडेटेड जजमेंट्स। पॉलिसी कभी भी चेंज करोगे तो रीजन फॉर चेंज, कौन से इंडेस में चेंज हुआ है, उसका क्या इफेक्ट आया, पुरानी और नई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, क्या ट्रांजिशनल प्रोविजन इंडेस में दिए थे वो फॉलो किए, क्या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया है तो क्या क्या चीज़ें उसमें आपने चेंज करी, और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है जिस कारण से चेंज किया है तो क्या इम्प्रैक्टिक, प्लस पॉलिसी जिस साल चेंज हुई है उस साल बताना है कि चेंज, उसके बाद से सिर्फ पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, चेंज नहीं बताना। एस्टिमेट चेंज हुआ है तो बताना है क्या नेचर ऑफ चेंज इन एस्टिमेट है और उसका क्या इम्पैक्ट करंट ईयर और फ्यूचर पीरियड में आएगा, ऐसा करंट ईयर में बताना है कि आगे के सालों में क्या चेंज होगा, बाकी आने वाले सालों में फिर वापस से स्टेट करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकेबिलिटी यूज हुई है यहाँ पे भी पड़ेगा, विच इज अनप्रैक्टिकेबल है एस्टिमेट्स को आपको प्रोजेक्ट करना आगे के लिए, तो आप बता दीजिए। डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेट्स आपको देने हैं क्या, नहीं, सिर्फ सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी अगर किसी एस्टिमेट में होती है तो ही वो एस्टिमेट डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज आपने जहाँ जहाँ एस्टिमेट्स लिए सारे एस्टिमेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एरर कोई भी आपने करेक्ट किया है तो आपको उसका इम्पैक्ट हर लाइन आइटम पे इंक्लूडिंग ईपीएस टैक्स सब पे पड़ेगा। दिस कवर्स अप योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड नेक्स्ट इज Ind AS 10 अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, हालांकि दूसरे किसी स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज या चेंज इन एस्टिमेट से रिलेटेड इसका थोड़ा सा रेलेवेंस हो सकता है। Ind AS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्ट, प्यार से इर्प। अब देखिए कि सपोज कंपनी की बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 22 है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट अनाउंस करें और अप्रूवल 30 अप्रैल को तो ये जो 31 मार्च से 30 अप्रैल की इवेंट है, सिर्फ इसे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट या इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहा जाता है। बोर्ड अप्रूवल के बाद ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है, फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। ये पर्टिकुलर इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स की कैटेगरी में आती है एज पर एस 560, जिसका हमें कोई मतलब नहीं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट होकर शेयर होल्डर एजीएम में अडॉप्ट कर। ध्यान रखना Ind AS के अनुसार इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विल ओनली बी टिल द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ। तो सबसे पहले व्हाट इज इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट प्रायर टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट एंड इंक्लूड्स बोथ फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। यानी इसमें वो भी आएगा जिसमें हमें लग रहा था केस हार जाएंगे और जीत गए, या लग रहा था जीत जाएंगे और हार गए। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन या प्रोविजन कंटिजेंट बन सकता। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हो सकता है कि दूसरे एंटिटीज में कोई दूसरी बॉडीज हो, कई बार रिव्यूइंग बॉडीज भी होती है,
हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार है उनकी अप्रूवल की डेट। ट्रीटमेंट क्या है, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे स्टैंडर्ड में समझ। बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इस एग्जाम्पल में अप्रैल 2022 के दौरान अगर कोई ऐसी इवेंट हुई है जिसका 31 मार्च पर मौजूद इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कंपनी ने कोई नया लोन लिया है या कोई फ्रेश शेयर्स इशू किए है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी के ऊपर केस लगाया या कोई नया केस कंपनी पर या लॉस बाय फायर हो गया, ये सब फ्रेश इवेंट है, इसका 31 मार्च पर मौजूद इवेंट से कोई लेना देना। अब आप ये बोलोगे सर 31 मार्च पे जो स्टॉक रखा था वही स्टॉक तो आग में जला है 15 अप्रैल को 20 अप्रैल को, तो ये उससे रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, इवेंट फायर है, स्टॉक नहीं, और फायर का कोई कनेक्शन नहीं था 31 मार्च। तो जो फ्रेश इवेंट होती है उन इवेंट्स को नंबर 1 स्टेटमेंट जस्ट नहीं है, नंबर 2 अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं तो फिर उसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर सकते। एएस के ज़माने में डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज होता था, इंडेस में। पर अगर वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है, यानी कि फर्दर एविडेंसिंग इवेंट है, जो बैलेंस शीट डेट तक मौजूद इवेंट्स थी उससे रिलेटेड अतिरिक्त जानकारी देने वाली, लेट्स से एग्जांपल लॉस बाय फायर मार्च में हो गया था पर इंश्योरेंस क्लेम की हवा नहीं थी, पड़ेगा या नहीं, और लेट्स से वो अप्रूव हो गया इन द मंथ ऑफ, दिस कुड बी एन एडजस्टिंग। क्रेडिट सेल कर दी थी, पता नहीं था डेटर पैसा देगा नहीं देगा, डाउट हो रहा था, और अप्रैल में उसको एक्चुअल इंसॉल्वेंसी उसने घोषित कर, अब हमें पूरी यकीन हो चुका है कि पैसा रिकवर नहीं होगा, इम्पेयर हो चुका है वो डेट, इज एन एडजस्टिंग। कोर्ट केस लग चुका था हमारा 31 मार्च 22 से पहले ही, और अप्रैल में उसका कोई कंक्लूसिव डिसीजन आ गया, ये सब एडजस्टिंग इवेंट। 31 मार्च पे बिजली का बिल नहीं आया था, अप्रैल में बिल आया और मालूम पड़ा एक्चुअल में कितना खर्चा है, एडजस्टिंग, फर्दर एविडेंसिंग। तो बहुत सिंपल लॉजिक से इंडेस कहता है कि जो फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसी इवेंट का जो रिपोर्टिंग डेट पर एडजस्टेड है वो एडजस्टिंग इवेंट है, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर। परंतु वो सारी इवेंट जो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑन द बैलेंस शीट डेट नहीं देते पर फ्रेश इवेंट रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट ईयर्स है, ऐसी इवेंट से एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इफेक्ट नहीं होगी, और अगर ये मटीरियल है इसको डिस्क्लोज नहीं किया तो यूजर को मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो फिर इसे नोट्स में डिस्क्लोज करें। क्या एकमात्र एक्सेप्शन है गोइंग कंसर्न या कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो बात अलग। अगर सब फर्दर या फ्रेश इवेंट से आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया है तो फिर उसे एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज आपकी 31 मार्च के बाद अनाउंस हुई है, इंडेस 37 में आप उसे देखेंगे, उसे अगले साल से ही रिस्ट्रक्चरिंग कमिटेड मानी जाएगी, यानी अगले साल से ही उसके रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट के डिस्क्लोजर आएंगे, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंडेस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इंडेस 37 कहता है कि अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज ली है तो उसमें कमिटमेंट जिस दिन आएगा उस दिन उसकी अकाउंटिंग होगी। कमिटमेंट तब आता है जब आपने उसका डिटेल फॉर्मल प्लान और पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है या बाइंडिंग अग्रीमेंट कर दिया है। सपोज प्लानिंग मार्च में हो गई थी पर अनाउंसमेंट अप्रैल में हुआ है, तो ये अप्रैल में माना जाएगा कि कमिटमेंट आया है, तो अप्रैल 22 यानी 22-23 से उसकी होगी, ऐसा स्पेसिफिक उस इंडेस ने कहा है, तो वो फॉलो। चलिए, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं या स्पेशल इवेंट्स हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट हो रहा है नई इवेंट से तो फिर आप उसे एडजस्ट करोगे। इनफैक्ट ये पूरा इंडेस पीरियोडिसिटी के प्रिंसिपल, इसका लॉजिक ये है कि भाई एक कंपनी सालों साल तक चलने वाली है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कि अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जो मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले आपको पता पड़ा है, तो आप उसे मार्च में अकाउंट फॉर करो, अगले साल फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तब अकाउंट फॉर करना, और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पीरियड को शो करना चाहिए, तो अगले पीरियड का क्यों इस पीरियड में ला रहे हो? अनलेस वो इस पीरियड के बारे में ही कोई आपको पता नहीं था क्या होने वाला है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आपको और रिलायबल एस्टिमेट मिल रहा है, तो बात अलग है तो इसलिए हम फ्रेश इवेंट्स को एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, अगले पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर बनेंगे, इसलिए गोइंग कंसर्न अगर नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा, फिर उसे एडजस्टिंग इवेंट मान लिया। सेकेंड, इंडेस 1 में हम देखते थे कि अगर कोई लोन में जो कि नॉन करेंट क्लासिफाइड है, आपने मटेरियल ब्रीच किया है जिससे कि सामने वाली पार्टी
अब इस पर्टिकुलर लोन को आपसे रिकवर कर सकती है इमीडिएटली। कौन? लेंडर। तो 31 मार्च से पहले ब्रीच हुआ है, पर 31 मार्च के बाद वो ब्रीच में आपको एक ऐसा एक्सटेंशन मिल गया है कि 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तक इन एनी कंडीशन लेंडर आपसे वो पैसा नहीं मान सकता, तो फिर इसे एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा, यानी कि आप इसे नॉन करंट क्लासीफाई कर सकते हो। ये एक कार्व आउट है। इंड AS 1 शेड्यूल 3 में इसका डिटेल डिस्कशन। 31 मार्च के बाद अगर आप कोई डिविडेंड प्रपोज या डिक्लेयर करते हो तो उसकी अकाउंटिंग 31 मार्च पे नहीं होगी, सिर्फ शेड्यूल 3 में एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है प्रपोज डिविडेंड का, भले ही बैलेंस शीट डेट के बाद प्रपोज हुआ है रिलेटिंग टू करंट ईयर। इसलिए आप प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी शो नहीं होते, नोट्स में डिस्क्लोज। हाँ, बैलेंस शीट डेट से पहले ही कोई इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और पे नहीं हुआ है तो वो फिर आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, वो बात अलग। एक और बात का ख्याल रखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्यूमुलेटिव होने के कारण अगर कोई अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसे नोट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, पर उसकी कोई लाइबिलिटी बुक नहीं की जाती है, बिकॉज कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड एवरी ईयर, इट इज ओनली लाइबल टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर इट पेज इक्विटी, यानी इक्विटी पे डिविडेंड जाएगा तो प्रेफरेंस पे अदरवाइज देने की जरूरत। इन्वेंट्री का एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्वेंट्री के केस में 31 मार्च 2023 लेट्स से मेरे पास स्टॉक रखा है इन्वेंट्री का, जैसे कि हमने इंड AS 2 में डिस्कस किया था। आई हैव स्टॉक ऑफ 100 कार्स। मुझे लगता है कि ये सारी कार्स नई कार्स है और ये डीलरों में कार का मैंने खरीदी, आगे बेचूंगा, ये सब बिक जाएगी इनकी जो भी मार्केट प्राइस है, यानी 5 लाख रुपए प्राइस है तो 5 लाख में सब बिक। तो मुझे लगता है 100 कार बहुत ज़्यादा होती है तो ये इमीडिएटली नहीं बिकेगी, 6 महीने लगेंगे बिकने में, फिर जो 3 महीने बाद बिकेगी वो शायद 4.5 लाख पे। आप अभी से ही अनुमान लेकर 5 लाख और 4.5 लाख आधी आधी कार की NRV एस्टिमेट करोगे, और अगर वो कॉस्ट से कम है तो NRV पे बुक करो। अब इसमें समझिए कि बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 23 के बाद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 अप्रैल 22 से पहले, लेट्स से 10 अप्रैल 22 को कंपनी ने नया कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया जिससे इसकी वैल्यू गिर गई है 10%। तो भले ही 31 मार्च पे ये जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद भी आपको इसे कंसिडर करना पड़ेगा और आपको अपनी NRV अकॉर्डिंगली रिड्यूस करना पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि 31 मार्च पे ही आपको बोला था कि आप एस्टिमेट करो ये गाड़ियाँ कितने में बिकेगी, इसलिए आपको ये भी एस्टिमेट करना था कि नए प्रोडक्ट आने से आपकी कम होने की उम्मीद है, और अगर नए प्रोडक्ट आए तो ये फर्दर एविडेंसिंग इवेंट है, ना कि एक नहीं। अगर सपोज मैं इक्विटी शेयर्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करता हूँ, 31 मार्च पे फेयर वैल्यू उसकी अडानी के शेयर है, और लेट्स से अप्रैल में हिडनबर्ग की कोई नई रिपोर्ट आ गई जिससे उसकी वैल्यू गिर के 50 हो गई, मैं इसे, क्योंकि मुझे ईयर एंड पर फेयर वैल्यू पे मेजर करना था विच इज़ द मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च, ना कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की क्या लगता है मैं जब बेचूंगा तब क्या प्राइस होगी, इसलिए मुझे यहाँ कोई एस्टिमेट लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो इन्वेंट्री के केस में क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको NRV विच इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट विच यू विल बी एबल टू रियलाइज और सेल दिस पर्टिकुलर इन्वेंट्री लेना है, इसलिए वहाँ पे फर्दर चेंजेस कोई भी होते हैं तो वो फर्दर एविडेंसिंग इवेंट माने जाते हैं टेस्ट किए। हाँ, 31 मार्च पे आपकी गाड़ियाँ रखी थी और लेट्स से अप्रैल में कोई हैवी रेन स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म के कारण गाड़ी आपके गोडाउन में थी और वहाँ पानी भर गया और कई सारी गाड़ी डैमेज हो गई, और अब आपको लगता है कि आपकी आधी गाड़ियाँ कुछ भी रियलाइज़ नहीं कर पाएगी, तो ये फर्दर एविडेंसिंग नहीं, फ्रेश इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री के एज सच देखा जाए तो नेचर में ही चेंज आ रहा है या उसकी कंडीशन में चेंज आ रहा है ड्यू टू सम न्यू इवेंट विच इज नॉट टू बी एस्टिमेटेड ऑन 31 मार्च। For this reason, this will be accounted for in the next year. If it is material significant, you will give a disclosure for. There is a good example with respect to gold given here. You can use this inventory के केस में जरा भी आपको डाउट नहीं, इसे बहुत ध्यान। नॉन करंट असेट्स अगर आप, या नॉन कैश असेट्स सॉरी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओनर्स को, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इंड AS 105 लगता है। बेसिक लॉजिक ये होता है कि जिस दिन आपका ऑब्लिगेशन आ जाता है, इंडिया में ऐसे भी हम क्या नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अदर देन कैश, तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। पर अगर सपोज कभी अलाउ कर दे कि भैया चलो ठीक है, रिलायंस जियो कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड के रूप में हमको फ्री रिचार्ज दे सकती है,
या लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कंपनी डीएलएफ ने बोल दिया भैया हमारे सारे शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे 1 बीघा ज़मीन देंगे पर शेयर, ज़्यादा हो गया। पर अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस केस में जो भी आपके नॉन करंट एसेट्स या नॉन कैश एसेट्स आप दे रहे हो उसे आप क्या करोगे, जिस दिन आपका ऑब्लिगेशन आ गया उस दिन आप इक्विटी डेबिट कर दोगे और डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर दोगे। कितने से? उस दिन उस नॉन कैश एसेट की जो फेयर वैल्यू थी, और उसके बाद में जो भी डिफरेंस आएगा वो पीआरएल में जाएगा। काय का डिफरेंस? बाद में कैरिंग अमाउंट आपके नॉन कैश एसेट का है। तो सब्सिक्वेंट चेंजेस टू ऑब्लिगेशन अगर आती है तो जब भी इनफैक्ट ऐसा ना कहे, इसको यूँ कहते हैं कि सपोज समझिए आज मैंने बोला है कि मैं ज़मीन, ठीक है, तो वो ज़मीन की कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, फेयर वैल्यू सपोज 5 लाख है, तो आज मैं कर दूंगा डेबिट क्या? इक्विटी। तो ज़मीन तो मुझे देना है तो डिविडेंड पेबल कितने से आ जाएगा वो? लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख। तो मेरी जो ज़मीन है वो 1 लाख की थी और 5 हो गई, तो ये जो डिफरेंस है 4 लाख का ये पीआरएल में जाएगा। तो मुझे असेट को 5 लाख पे वैल्यू कर, फिर इसके बाद में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो रिजर्व से एडजस्ट हो। तो बाद में लेट्स से फॉर एग्जांपल वो असेट पे मेरा ऑब्लिगेशन आ गया देना है, और बाद में लेट्स से मेरे को 2 साल बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है और 1 साल बाद मैंने उस असेट को रिवैल्यू किया, सारी चेंज एडजस्ट किए जाएंगे। बाकी 105 में आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ये इसकी अकाउंटिंग दी हुई है, नॉट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल। दिस कवर्स अप अनदर पार्ट ऑफ योर Ind AS, in fact one more Ind AS which is Ind AS 10.